कारण हमें सामने नजर आए। एक कारण तो ये आया कि आपने एक व्यक्ति के सामने अलायंस खड़ा करके आपने क्या उस व्यक्ति को ही सिरमौर पोजीशन पे नहीं पहुंचा दिया। ये इंडिया अलायंस को सोचना चाहिए। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारा चुनाव, हम तो ये कह रहे हैं कि देश का क्या बनेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं चल सके। केजरीवाल के हालात को इस देश ने देखा है। पिछले 10 साल में केजरीवाल या तो मुस्लिम मुक्त बन गया या कांग्रेस मुक्त बनते बनते मुस्लिम मुक्त हो गया। पंजाब में उसने जो किया वो सिख लीडरशिप को ही खत्म कर गया, क्वैश कर गया। इसका मतलब है सिख और मुस्लिम को आरएसएस ने केजरीवाल को आगे करके ये भी मुक्ति कर दी। उसके बाद गोवा के इलेक्शन लगाओ, कर्नाटका के लगाओ, अभी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ कैसे खड़ा होगा, ये सवाल इंडिया अलायंस को सोचना चाहिए। अभी घोसी में और उत्तराखंड में 2 इलेक्शन हुए, उसमें जो समाजवादी पार्टी जो आज तक इधर की बात कर रही थी कि उसने उत्तराखंड में अगर वो ना होता तो चुनाव किसी और ढंग से जीता जा सकता था। तो इसका मतलब यह है कि अंदर से आप क्या सोचते हैं, बाहर से आप क्या सोचते हैं, ये सवाल हमारे सामने। तो हमारा ये कहना है कि सिख और मुस्लिम को तो डिसाइड करना पड़ रहा है कि हम किसके साथ खड़े हो। इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो तो हम डिवाइड हो जाएंगे, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं रही। एक बात मैंने और साफ की है कि सरदार मनमोहन सिंह 145 वोट के साथ मेंबर पार्लियामेंट के साथ 2004 में प्रधानमंत्री बने। वही सरदार मनमोहन सिंह 2009 में सीधे तौर पर सरदार मनमोहन सिंह को आइडेंटिफाई करके इलेक्शन लड़ा गया, तो चुनाव में 206 सीट सरदार मनमोहन सिंह के नाम से मिली, 61 सीट का फर्क हुआ। और मुसलमान और सिख को विश्वास हुआ कि हम सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, हम पार्टी के साथ खड़े हो गए। और 2014 आते आते आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर पूरे देश को बदनाम किया, सरदार मनमोहन सिंह को बदनाम किया, सिर्फ पूरे देश को बदनाम किया। जितने बम ब्लास्ट हुए उनके जो नतीजे हमारे सामने, चाहे मालेगांव का हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस का हो, चाहे बाकी हो, आज उसकी जो पर्चे खुल रहे हैं तो उसमें कौन आइडेंटिफाई हो रहा। आपको डर था कि अगर सरदार मनमोहन सिंह तीसरी बारी खेल गए तो नतीजा होगा कि बहुत सारे आरएसएस के लोग या एफिलिएटेड लोग न फंस के रहे। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर एक शगुफा जोड़ा और 2014 में, और इधर कांग्रेस में जो आरएसएस का माइंड सेट बैठा था वो 168 मेंबर उठाकर वो 2014 में मोदी जी के पास चला गया। मोदी जी को एक्चुअल वोट 2014 में कितने मिले? 114। 168 तो बीजेपी कांग्रेस के ही थे, सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट गए। तो इसका मतलब है कि जो हिंदू माइंडसेट आपने तैयार किया, जो 80 की बात आप कर रहे हैं, वही 2019 में हुआ। तो वोट कितना मिला? 19% आपको 2014 में मिला कांग्रेस को और 19.6 आपको 2019 में मिला। तो हम ये सोचना चाहते हैं, हमने कांग्रेस और बाकी सबके सामने ये बात रखी है कि आप जब सेकुलर की बात करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के सेकुलर हैं। अभी आपके सामने एक नया शगुफा आया, एक हिंदू राष्ट्र का बाबा घूम रहा है और मध्य प्रदेश में उस बाबा को हाईलाइट किया जा रहा है और कांग्रेस के मंच पे हाईलाइट किया। हमारे सवाल है, यहाँ आए तो सनातन का इशू खड़ा हो गया, उसके खिलाफ कांग्रेस में हिम्मत नहीं गई कि उसके खिलाफ बात करते। जब हमने कहा कल कि अगर सनातन, तो स्वामी दयानंद का सनातन क्या है? 14 समूलास में से 11 समूलास तो उसी सनातन के खिलाफ लिखे गए। ना नानक उस सनातन को मानता है, ना कबीर उस सनातन को मानता है, ना कोई और सनातन को मानता। तो आपका सनातन क्या हुआ? तो खुलकर, या तो कांग्रेस को सामने खुलकर आना चाहिए कि आपका हे राम, गांधी के उस पर हे राम लिख दिया, तो गांधी का राम कौन सा? मैंने कल सवाल किया कि गांधी का राम कौन सा है? गांधी का राम नानक वाला है, गांधी का राम कबीर वाला है, गांधी का राम वो तो कभी किसी मंदिर में गया नहीं गांधी, तो उसका नाम, वो तो कभी मूर्ति पूजक भी नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना था कि आप किस राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी और आरएसएस आपसे कहलवाना चाहती है ये राम का नाम लेके कि वो तो कोई और किसी और राम की बात कर रही है। तो ये सारे सवाल हमारे सामने थे, इसलिए हमने सोचा कि राजनीतिक अभियान को, चिंतन को लोगों के बीच में ले जाया जाए। ये बात सब लोगों के और आपके माध्यम से, क्योंकि जिसमें आप
हमें तो पत्रकार जो है वही आगे बढ़ के बात कर सकता है। तो आपके माध्यम से हम लोगों से कहना चाहते हैं, और खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस इस समय उस पोजीशन में है जो खड़ी है, जो भारत जोड़ो यात्रा में उसने अपने आप को पेश किया है कि मैं सेकुलर हूं, उसको हम कहना चाहते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि आप 2004 वाले चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, 2009 वाले चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, या 2014 और 2019 वाले चुनाव के तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको तय करना है। हम जहां तक सिख और मुस्लिम की बात है और दलित की बात आपके सामने गई, वो टोटली एलिनेट हो गया, वो तो केवल वोटर बनकर रह गया। हम चाहते हैं कि सिख और मुस्लिम की अपनी अहमियत है, उसके 22% वोट है। अगर आपको 19% वोट 2014 में लिए और 2019 में 19.6% वोट लिए, इसका मतलब वो 20% वाले 80% में आपको 19% वोट ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जो 22% वोट है उसको तो आपने एलिमिनेट कर दिया, वो आपको वोट क्यों दे? उसने 14 में आपको बताया, 2019 में भी आपको बता दिया। अब हमारा उनसे कहना है कि अगर सिख और मुस्लिम, सिख खास तौर पर मुस्लिम और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है, अब आप उस कड़ी को भी तोड़ देंगे तो फिर कहां खड़े होंगे? अभी आपने G20 की बात को देखा होगा। G20 में अब सिख टारगेट हो गया। कनाडा में क्या हुआ? ट्रूडो आया और यहां से और संसद में पास हो गया। आपने क्या किया? आपने G20 को इस ढंग से बनाया कि विश्व गुरु तो हम ही हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि विश्व गुरु कोई नाम की चीज हो, विश्व बंधु तो हो सकता है, विश्व गुरु नाम की क्या चीज हो सकती है? तो नतीजा क्या निकला? आपने ना तो बाइडन को, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट आया, ना उसको बोलने दिया, उसको प्रेस से बात नहीं करने दी, कोई सवाल उठते, ना उसको करने दी, ट्रूडो को करने दी। नतीजा क्या नहीं, जैसे वो बाहर गए वियतनाम में, उन्होंने सारी बात ही खोल दी, और उसके बाद ट्रूडो ने तो संसद में ही पास कर दिया। तो आप ये 1.5 लाख गुजराती अकेले कनाडा में हैं, तो आप उनका क्या करेंगे? तो इसका मतलब है आपकी ना तो राजनीतिक चिंतन आपका क्लियर है, ना आपकी कूटनीति क्लियर है, ना डायलॉग प्रोसेस आपका क्लियर है। तो किस टाइप का आप देश बनाना चाहते हैं, ये हमारे सामने सवाल है। इसलिए हम आपके बीच में आए ताकि इस बात को लोगों तक ले जाए। दलित, सिख, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ दलितों के और सिखों के वोट डाइवर्ट हो चुके हैं बीजेपी की तरफ। उन सबको आप किस तरीके से वापस से लाने की कोशिश करेंगे? मेरा ये कहना है कि मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि 1984 ने सिखों को मजबूर किया कि वो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के साथ चले जाएं, आरएसएस के साथ चले। वही 1992 और 2002 ने इस हालात में मुस्लिम को फंसा दिया कि वो कहाँ खड़े हों, इस सिचुएशन में खड़े हो गए। जो आपने बात कही ये बिल्कुल सही है कि सिख इस समय इस सिचुएशन में, क्योंकि पंजाब में जो कांग्रेस है, वो जो आज कांग्रेस हमारे सामने है, उस कांग्रेस के ऊपर सिख विश्वास कैसे करें? और ये जो इलेक्शन अभी आपके सामने हुआ, उसका कारण था कि कांग्रेस जीत रही थी, जीतते जीते आप हारी। तो हमारा ये कहना है कि जो सरदार मनमोहन सिंह ने रास्ता चुना था, कांग्रेस को सरदार मनमोहन सिंह का वो जो सुनहरी अवसर था इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और धार्मिक भाईचारे के लिए, तो वही व्यवस्था कांग्रेस को सामने लानी चाहिए। अगर वो व्यवस्था वो लेकर आते हैं, सिख और मुस्लिम बाकायदा तौर पर उसके साथ खड़ा है। इस देश में हम दलित वर्ग ये सोचते थे कि हम अनटचेबल हैं और हम अकेले हैं और बाकी कौम एक साथ हैं। हमें कुछ सालों से महसूस हो रहा है कि हम अकेले हैं। अब अनटचेबल के आधार पर भी हो गए हैं, वर्ग के आधार पर अनटचेबल हो गए हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमारे देश की लोगों को अलग किया जा रहा है। हमारा देश किसी एक जाति, धर्म, वर्ग का नहीं है, बल्कि ये सब ने खून पसीने की कमाई से और उसकी मेहनत करके हमने इस देश को बनाया। आज हमारे इस देश में हालात ऐसे पैदा हो गए कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने सोचा कि जो हमारा नया संसद भवन बना है, ये जो रूलिंग पार्टी है, ये बहुत अच्छे अनुशासन में इस सत्र को, विशेष सत्र को आयोजित करेगी। और हम सोच रहे थे कि शायद विपक्ष कोई गलत बातें करेंगे उनके सदस्य, लेकिन उल्टा ऐसा हुआ कि जो रूलिंग पार्टी अपने आप को अनुशासित मानती है, उन्होंने इस जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उस पर शर्मनाक हरकत की। आपको पता है कि आज तक हमारे इस इतिहास में जब से संविधान लागू हुआ है, ऐसी हरकत करेंगे, ये शर्मनाक हरकत है।
ये बताती है कि हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अलायंस बना रही हैं, हमें जन अलायंस बनाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, सिख, आपके मुस्लिम है और भी माइनॉरिटी जो है उन सबको इकट्ठा होकर के जन अलायंस बनाना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो इस तरह के जहर इस समाज में फैलाना चाहती है, इस देश में फैलाना चाहती है, इस देश की एकता अखंडता को चूर करना चाहती है, उसके खिलाफ हमें एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि आज एक पार्टी ने ये काम किया है, कल दूसरी पार्टी करेगी, तीसरी पार्टी करेगी और इस तरह से इस देश में जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें भाईचारा कायम करने के लिए हमें जन अलायंस बनाना चाहिए और ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए जो कि धर्म के आधार पर हमें लड़ाती हैं, जहर फैलाती हैं, जाति के आधार पर है। अब तो ऐसा लगता है कि पहले तो दलित जब बैठता था तो उसके साथ में छुआछूत की भावना होती थी, अब कोई सिख बैठ जाता है पास में, मुस्लिम बैठ जाता है तो उसको भी अनटचेबल मानने लग गए। तो इस देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं और हमें सोचना पड़ेगा कि हम जल्दी से जल्दी एक जन अलायंस बना करके उन जो ऐसी संगठन खड़े हो गए हैं इस देश को, जो हमारी एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमें सबक सिखाना है। और लोकतंत्र में हमारे साथ मतदान का एक बहुत बड़ा अधिकार है जिसके द्वारा हम ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं।